ठाकुर बायो क्लासेज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। आपको पता है कि इससे बहुत सारी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो जिस भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, इससे प्रश्न रहते ही रहते हैं। साथ ही एकेडमिक अगर बात किया जाए तो 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आगे के लिए भी, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपको बताऊं कि आज हम लोग समझेंगे और यह भी जानेंगे कि जब हम लोग ब्लड जांच कराने जाते हैं तो पैथोलॉजिस्ट कैसे समझ जाते हैं कि आरबीसी कौन है, डब्ल्यूबीसी कौन है, प्लेटलेट्स कौन है, किस प्रकार से वो जान पाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट्स या कुछ छूट गया हो तो अपने कमेंट्स में ज़रूर जोड़िए। चलिए शुरू करते हैं। ब्लड, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्लड है क्या, रक्त क्या है। देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसमें दो शब्द आ रहा है, तरल और संयोजी, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, हमारे शरीर का निर्माण 4 प्रकार के ऊतक से होता है। एक एपिथेलियम ऊतक, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, तीसरा मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक, और चौथा नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतक। मानव शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक, जिसको एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं, पेशी ऊतक, जिसको मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, और तंत्रिका ऊतक, जिसको हम लोग नर्वस टिश्यू कहते हैं। तो 4 प्रकार के टिश्यू से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, मानव शरीर का निर्माण हुआ है, जिसमें ब्लड जो है वो ये कनेक्टिव टिश्यू है और साथ साथ ये फ्लूइड भी है, या वस्कुलर भी इसको कह सकते हैं, वस्कुलर टिश्यू भी है। वो क्यों है? क्योंकि इसमें फ्लूइडिटी होती है, बहाव होता है, तरल होता है यह, इसलिए इसको हम लोग तरल कहते हैं बहाव के कारण। और संयोजी इसलिए कि जब यह प्रवाह अपना करता है, जब यह सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर, तो बाकी सभी टिश्यूज को कनेक्ट करता है। जो भी टिश्यू बच गए उन सभी को यह कनेक्ट करता है, इसीलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी इसलिए क्योंकि सबको संयोजन करता है, सबका संयोजन करता है, सबको जोड़ता है अपने प्रवाह के दौरान, इसलिए यह संयोजी ऊतक है। और तरल इसलिए क्योंकि इसमें बहाव होता है। एक ह्यूमन के शरीर में जो सामान्य रक्त की मात्रा होनी चाहिए वह 5 से लेकर 5.5 लीटर होना चाहिए। महिलाओं में थोड़ी इसकी मात्रा कम हो सकती है, लेकिन एक सामान्य अगर ह्यूमन की बात किया जाए तो 5.5 से लेकर 5 लीटर के आसपास सामान्य मात्रा है
ब्लड का। अगर कम हो जाए तो अरक्तता की स्थिति हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, जिसको हम लोग लॉस ऑफ ब्लड कहते हैं, या हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। आज हम लोग इसी ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड जो होता है इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। जो एक प्रकार का कंपोनेंट है उसको हम लोग सॉलिड कंपोनेंट कहते हैं, सॉलिड कंपोनेंट, और दूसरा है लिक्विड कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट जो होता है इसका लगभग 45% होता है और लिक्विड कंपोनेंट लगभग 55% होता है। यानी ज़्यादा जो इसका वॉल्यूम होता है, जो ज़्यादा इसकी मात्रा होती है वो लिक्विड कंपोनेंट की होती है। सॉलिड जो कंपोनेंट होता है उसकी मात्रा कम होती है। इसके लिक्विड कंपोनेंट को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और इसके सॉलिड कंपोनेंट को हम लोग, इसमें 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, 3 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसको हम लोग आरबीसी को रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं और प्लेटलेट्स को हिंदी में बिंबाणु या पटिकाणु कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यहीं पे एक पहचान हो जाना है कि आरबीसी और प्लेटलेट्स, इस दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता है, इस दोनों में केंद्रक नहीं होता है। तो इसमें भी केंद्रक नहीं होता है, इसमें भी केंद्रक, ये केंद्रक विहीन होता है, ये केंद्रक विहीन होता है और यह भी केंद्रक विहीन होता है, केंद्रक विहीन होता है। इसमें भी नो न्यूक्लियस, इसमें भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यह केंद्रक युक्त होता है। तो यहीं पे एक पहचान हो गया कि जिसमें भी केंद्रक, पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पहचान लेते हैं कि जिसमें भी केंद्रक है वो तो निश्चित हो गया कि यह डब्ल्यूबीसी ही है, श्वेत रक्त कोशिका ही है, ल्यूकोसाइट्स ही है। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि केंद्रक विहीन यह भी है, यह भी है। अब इसकी पहचान कैसे करें? तो आरबीसी जो होता है यह, इसका रंग लाल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसी रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। लेकिन प्लेटलेट्स में इस प्रकार का कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। यानी प्लेटलेट्स जो होता है इसका कोई रंग नहीं होता है, यह, इसमें किसी प्रकार का कोई पिगमेंट, रंगीन पिगमेंट नहीं पाया जाता है। इसलिए आसानी से यह भी अंतर हो जाएगा, क्योंकि दोनों केंद्रक विहीन था, यह भी केंद्रक विहीन है और यह भी केंद्रक विहीन है। तो अब यहाँ भी यह बात समझ में आ जाती है कि जिसका रंग लाल होगा, जिसमें हीमोग्लोबिन होगा, वह निश्चित रूप से आरबीसी ही होगा और जिसमें केंद्रक होगा वह डब्ल्यूबीसी होगा। जिसमें केंद्रक नहीं होगा और उसका कोई रंग नहीं होगा वह निश्चित रूप से प्लेटलेट्स होगा। यहाँ तक स्पष्ट हो चुका। अब जो मैं आपको बताऊं कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। 120 दिन की इसकी लाइफ साइकिल होती है। 120 दिन के बाद यह समाप्त हो जाता है, इसका सेल डेड हो जाता है और पुनः इसका निर्माण हो जाता है। जो डब्ल्यूबीसी है ये फ्यू आवर
टू फ्यू डेज, यानी कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक इसकी लाइफ स्पैन होती है। और लगभग प्लेटलेट्स जो होता है ये करीब करीब 10 से लेकर 15-16 दिन तक यह इसकी लाइफ स्पैन होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि WBC जो होता है इसमें भी 2 तरह के इसके कंपोनेंट होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरे को कहते हैं ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। जो एक ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब होता है कि जो दानेदार नहीं हो, और ग्रैनुलर का मतलब होता है दाना। तो ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब होता है जो दानेदार हो, ये दानेदार होगी और ये दानेदार नहीं होगी, यह दानेदार नहीं होगी। तो यहाँ भी आसानी से समझ में पैथोलॉजिस्ट को आ जाता है कि जिसमें दानेदार रचना होगी वह ग्रैनुलोसाइट्स होगा, और जिसमें दानेदार रचना नहीं होगी वह निश्चित रूप से एग्रैनुलोसाइट्स होगा। अब जो एग्रैनुलोसाइट्स है इसमें भी 2 तरह की रचनाएं पाई जाती हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोसाइट्स और दूसरे को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। एक मोनोसाइट्स होता है और एक ल्यूकोसाइट्स होता है। जो एक मोनोसाइट होता है और एक लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट। तो जो मोनोसाइट्स होता है यह बहुत ही, इसका न्यूक्लियस जो होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा न्यूक्लियस होता है, साथ ही राउंडेड शेप में होता है। लेकिन जो लिम्फोसाइट्स होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है यह बीन शेप्ड में होता है, यानी सेम के बीज के आकार का इसका न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो बड़ा न्यूक्लियस जिसका होगा और राउंड शेप में होगा वह मोनोसाइट्स होगा, और जिसका न्यूक्लियस बीन शेप्ड में होगा और वह, तो उसको हम लोग लिम्फोसाइट, सेम के बीज के आकार का होता है, तो उसको हम लोग लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये एंटीबॉडी बनाने में सहयोग करता है मोनोसाइट्स, और ये किसी पैथोजेंस बैक्टीरिया को इनगल्फ करने में, उसको नष्ट करने में, उसको खा जाने में सहयोग करता है। तो ये हमें ये एक प्रकार का इन्फेक्शन से, संक्रमण से बचाने में सहयोग करता है, और यह जो है मोनोसाइट्स यह हमें एंटीबॉडी बना कर देता है। साथ ही जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं यह भी, इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। एक होता है इस्नोफिल, एक इस्नोफिल्स होते हैं, और दूसरा होता है बैसोफिल्स, और तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। तो ये भी 3 तरीके का होता है। और जो इस्नोफिल्स होता है, मैं आपको बताऊं कि इसकी जो संरचना होगी उसके, ये जो साइटोप्लाज्म होगा वो इसका दानेदार इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, दानेदार इसकी रचना होगी, इसकी दानेदार रचना होती है। तो इस्नोफिल जो होता है ये कैसे डॉक्टर पहचान सकता है कि कौन इस्नोफिल है? तो अगर इसकी जो न्यूक्लियस होती है अगर 2 लोब्ड में बटी होगी, 2 पालियों में बटी होती है, तो इसको इस्नोफिल कहते हैं। इस्नोफिल के न्यूक्लियस देखिए यहाँ 2 लोब्ड में
बटा हुआ है, इस तरह का 2 लोब्ड में बटा रहता है। जो बेसोफिल्स होते हैं इसके न्यूक्लियस 3 लोब्ड में बटे होते हैं। इसके न्यूक्लियस ये देखिए 3 लोब्ड में बटे होते हैं। एक लोब्ड यहाँ हो गया, एक लोब यहाँ बन गया और एक लोब यहाँ बन गया, तो 3 ठो लोब में ये बटा रहता है इसका न्यूक्लियस। और जो न्यूट्रोफिल होता है इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियाइड होते हैं, यानी कि इसके न्यूक्लियस में 3 से ज़्यादा न्यूक्लियस रहते हैं, 3 से ज़्यादा न्यूक्लियस इसमें रहता है। तो आसानी से पैथोलॉजिस्ट समझ जाते हैं कि यह न्यूट्रोफिल है, यह बेसोफिल है और यह इस्नोफिल है। एक बार और मैं इसको समराइज करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है, अंतर कर लेना है कि आरबीसी कौन है, डब्ल्यूबीसी कौन है और प्लेटलेट्स कौन है। तो आप अगर न्यूक्लियस देख लिए, आपने न्यूक्लियस देखा तो समझ गए कि वह डब्ल्यूबीसी ही होगा, ना आरबीसी होगा ना प्लेटलेट्स होगा। अब रही बात कि अगर आरबीसी भी केंद्रक विहीन है और प्लेटलेट्स भी केंद्रक विहीन है, अगर आरबीसी अगर उसमें रंग है, अगर हीमोग्लोबिन है तो आरबीसी है, नहीं है तो प्लेटलेट्स है। अब बात आती है कि अगर केंद्रक है तो उसमें ग्रेनुलोसाइट्स कौन है। तो देखिए इसका जो यहाँ पर कोई दानेदार रचना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सब इसमें दानेदार रचना है, सब में दानेदार रचना है। तो दानेदार अगर इसके साइटोप्लाज्म में दानेदार रचना हो गई तो ये ग्रेनुलोसाइट्स हो जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो यह अग्रेनुलोसाइट्स होगा। अब अगर एग्रेनुलोसाइट्स होगा तो अगर उसका न्यूक्लियस राउंडेड और लार्ज होगा तब उसको मोनोसाइट्स कहेंगे, और अगर बीन सेप्ट में होगा तो इसको हम लोग लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और ये लिम्फोसाइट्स है। और अगर इसका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है तो इसको इस्नोफिल कहेंगे, और अगर इसका न्यूक्लियस 3 लोब्ड होता है तो इसको हम लोग बेसोफिल कहेंगे, और इसको हम लोग इसको ज़्यादा अगर लोब इसमें बन जाता है, ज़्यादा न्यूक्लियस है तो इसको हम लोग न्यूट्रोफिल कहेंगे। मैं आपको बता दूं कि बेसी का मतलब ज़्यादा होता है, अपनी भाषा में हम लोग यहाँ बेसी का मतलब ज़्यादा होता है। तो बेसोफिल जो होता है वो सबसे कम होता है, करीब करीब 1% ये होता है बेसोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 60 से 65% ये करीब करीब होता है, 60 से 65%। तो याद रखिएगा, न्यून का मतलब कम होता है, लेकिन न्यून से न्यूट्रोफिल है तो वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स। और मैं आपको बताऊं कि यह नॉन फैगोसाइटिक कैरेक्टर का होता है, लेकिन ये जो होता है वो फैगोसाइटिक कैरेक्टर का होता है, वो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाता है। उसी तरह से जो न्यूट्रोफिल होता है यह भी फैगोसाइटिक कैरेक्टर का होता है, और बाकी जो हैं ये सभी नॉन फैगोसाइटिक कैरेक्टर के होते हैं। अब बात होती है कि अगर आपसे पूछे कि ब्लड का कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, तो बस अगर आप यही काम को लिख देंगे इंडिविजुअली, सबका एक अलग अलग पॉइंट्स बना करके, तो हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि पूछे कि रक्त के क्या कार्य हैं या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड, तो आप लिख सकते हैं आरबीसी का काम एक अलग लिख लीजिए। आरबीसी क्या करता है, चूँकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का काम है कि वह पूरे बॉडी में, पूरे सेल में ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो हमारे पूरे सेल में ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है आरबीसी, बहुत इम्पॉर्टेंट काम है इसका। और डब्ल्यूबीसी ने क्या किया, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पैथोजेन से रक्षा हो रही है, चाहे वो एंटीबॉडी के रूप में हो, चाहे इनगल्फ के रूप में हो, जैसे भी हो, तो इन्फेक्शन से हमारी रक्षा हो रही है, तो संक्रमण से बचाता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है, तो यह ब्लड क्लोटिंग में, जब कहीं इंजर्ड आदमी हो जाता है, जब कहीं पर वुंड हो जाता है, घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है, वहाँ से ब्लड का स्राव होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर ब्लड क्लोटिंग के जरिए उसको ब्लड का निकलना बंद कर देता है। तो ये काम भी आप लिख सकते हैं। अगली बात यह है कि ब्लड जो है हमारे
रेगुलेशन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम है हमारे ब्लड का। तो इस प्रकार से आप पॉइंट्स बना के लिख लेंगे कि ब्लड के निम्नलिखित कार्य हैं। 1 नंबर में लिख लेंगे कि यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। दूसरा लिख लेंगे कि यह हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है। तीसरा लिख लेंगे कि यह रक्त के क्लोटिंग में, यानी कि रक्त के जो जमता है उसमें हमारा सहयोग करता है, और फिर हमारे शरीर के ताप क्रम को बनाए रखने में भरपूर सहयोग करता है। तो अब इससे आगे की जो बात है जो प्लाज्मा से है कि प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो प्लाज्मा में भी बहुत सारे उसके कंपोनेंट हैं। जैसे कि इसमें 90 से लेकर के 92% तक वाटर होता है, जल की मात्रा होती है। कुछ इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज भी होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी होते हैं। जैसे कि प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन है, हिपेरिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये सारे प्रोटीन उसमें पाए जाते हैं। साथ ही सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे जो साल्ट्स हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अब चूँकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसके बाद जो भी हो रहा है आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, तो मैं आगे इसके जो भी है वो आपको बताने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।